हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड, डीएलएड, बीएड स्पेशल एंड बीएड नर्सरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और कितने नंबर ऑफ सीट है, कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म आउट होगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि डेट आ चुका है और साइट इस बार बदल दी गई है, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में। कितने लोग को ये भी नहीं पता है कि फॉर्म आउट हो चुके हैं, जबकि फॉर्म जो है 5 मार्च का ही आउट है और आज 7 मार्च है। अभी तक लगभग बहुत कम बच्चे ही जानते हैं कि फॉर्म आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फिर बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, तो आइए पहले बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है, जो मेजर कंसर्न है, वो उर्दू मीडियम वालों की, कि कौन कौन से कैंडिडेट उर्दू मीडियम के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए सबसे पहले डायरेक्ट हम चलते हैं उर्दू मीडियम के लिए, कि कौन कौन से स्टूडेंट उर्दू मीडियम के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, आइए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि पहला हमारे पास सही पीडीएफ ओपन हुआ है। देन इसके बाद उर्दू कैंडिडेट की तरफ चलते हैं कि उर्दू मीडियम के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है। सबसे पहले जो बीएड जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 26 मई को होगा, 26 मई। अब मल्टी सिटी लिखा हुआ है, तो मतलब ऊपर जो 8 सिटीज़ थे उन सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा, सिर्फ उन्हीं सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी जहाँ पर मल्टी सिटी नहीं लिखा हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे, वहाँ पर मल्टी सिटी नहीं लिखाएगा। इसका मतलब समझ जाइए कि उसका एग्ज़ाम दिल्ली में ही होगा। ठीक है, जहाँ मल्टी सिटी नहीं लिखा है उसका एग्ज़ाम सिर्फ दिल्ली में होगा, और जहाँ मल्टी सिटी लिखा है इसका मतलब उसका एग्ज़ाम वो जो 8 सिटी ऊपर लिखा हुआ है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पर होगा। बाकी मैं आगे भी बता दूंगा। और बोला है कि जो ये देखो यहाँ पर है टेंटेटिव डेट है कि 20 से 25 दिन में आपका एंट्रेंस का टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो 1 महीने से ऊपर ही ले लेते हैं, 1 महीने से ज़्यादा ही टाइम ले लेते हैं। फिर रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन बाद क्या करते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, 10 से 15 दिन। फिर उसके बाद 20 से 25 दिन ले लेते हैं रिजल्ट देने में। ठीक है, लिखा हुआ है कि 5 दिन 10 दिन, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक। क्या पता इस बार आप लोग का अलग अच्छा हो जाए, अलग बात है। अब देखो कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। पहला कह रहा है कि बैचलर डिग्री हो इन एनी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। अब आता है स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट क्या है। तो अभी हम स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट पे ले जाएंगे, मोटा मोटा बता दें कि स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होता क्या है। जो सब्जेक्ट आप क्लास 12th में पढ़ते हो, जो भी सब्जेक्ट क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, आप पढ़ते हो या फिर जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी हो गया, फिर आपका जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब क्या होता है, स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होता है। और आगे बोला है कि नॉट लेस देन 50%, 50% से कम नहीं होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए बैचलर डिग्री में। ठीक है, मतलब आपने बीएससी किया हो तो आप एलिजिबल हो, आपने बीए किया हो और जैसे बीए किया पॉलिटिकल साइंस में, बीए किया हिस्ट्री में, तो आप एलिजिबल हो। बाकी और टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में, सबके बारे में डिटेल में एकदम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ बीएड टीचिंग कोर्स के बारे में ही बात किया जाएगा। फिर आगे बोला या तो आपके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री इन एनी टीचिंग सब्जेक्ट विथ नॉट लेस देन। देखिए, अगर बैचलर डिग्री में आपके पास 45 है, मतलब 45 से 50 के बीच में है, 45 से 50 के बीच में है अगर बैचलर डिग्री में, तो उस केस में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, और उसमें 50% से ज़्यादा, 50% या 50% ज़्यादा होना चाहिए। अगर बैचलर में आपके 45 से 50 के बीच में अगर मार्क्स आए हैं, परसेंटेज आए हैं इतना, तो मास्टर में आपका 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि द मेन, देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, एक तो पहला हो गया, ये पहला क्राइटेरिया हो गया कि बैचलर किया होना चाहिए, ये 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर 50% से कम है, 50% से कम इन द सेंस कि 45 से लेकर 50 के बीच में, 45 से लेकर 50% के बीच में है, तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर मास्टर डिग्री नहीं है और आपका लेटर सपोज आपका 48% है, आपका 48% है और आपने सिर्फ बैचलर किया हुआ है, सिर्फ बैचलर किया हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, फॉर्म मत भरना। अगर आपका 48% इवन 45% भी है, 45% भी है और आपने मास्टर किया हुआ है और मास्टर में आपके 51%, 50 या 50 से ज़्यादा है, 50 या 50 से ज़्यादा है, तो आप एलिजिबल ऑफ फॉर्म भर सकते हो। ये पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यही आपका कंपलसरी, मतलब पहला है ये आपका। ऐसा नहीं कि इतना हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब आओ सेकेंड क्राइटेरिया चलते हैं। सेकेंड क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कह द मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट इन विच द कैंडिडेट इज अप्लाइंग शुड हैव स्टडी इन 2 ईयर।
ठीक है, मतलब 2 साल पढ़ा होना चाहिए, या तो 2 साल पढ़ा होना चाहिए या फिर 4 सेमेस्टर, या तो उस सब्जेक्ट को, जैसे आपने लेट सपोज पॉलिटिकल साइंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो या तो आप 2 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो, या तो आपने 4 सेमेस्टर, क्योंकि कभी कहीं कहीं सेमेस्टर सिस्टम होता है, कहीं कहीं एनुअल सिस्टम होता है, तो एनुअल में 2 साल, एटलीस्ट 2 साल, 3 साल पढ़े तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, या तो सेमेस्टर में है तो एटलीस्ट 4 सेमेस्टर आप पढ़े होने चाहिए। तो दूसरा केस हो गया, ठीक है। और सेकंड, ये तो अगर इतना आपका है तो आप एलिजिबल हो, फॉर्म भर दो। ये दोनों है, फर्स्ट एंड सेकंड है तो आप एलिजिबल हो, फॉर्म भर दो। ये उनके लिए जो कि पास कोर्स होते हैं, जो कि जनरल कोर्स होते हैं, जैसे जनरल बीए, कोई बीए जनरल करता है, कोई बीए पास करता है, कोई बीएससी जनरल करता है, बीएससी पास करता है, तो उनके लिए। अब आते हैं ऑनर्स वालों के साथ क्या कंडीशन है, सेकेंड ऑनर्स वालों के साथ क्या कंडीशन है, देखिए। और हाँ, इसमें क्लियर ही कर दिया है कि अब देखो, अगर आप इंग्लिश, हिंदी या उर्दू किसी एक में अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब किसी भी मीडियम से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप 10th में उसे पढ़ा होना चाहिए। अप टू 10th, आप 10th तक उसे पढ़ा होना चाहिए। अगर 10th तक आप पढ़े हैं, 10th तक आप पढ़े हैं, तो ही आप उस मीडियम से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से अप्लाई कर रहे हो, तो आप इंश्योर हो जाओ कि आपने 10th तक हिंदी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आप उर्दू मीडियम से अप्लाई कर रहे हो, तो आप इंश्योर हो जाओ कि आपने 10th तक उर्दू पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब देखो, 10th तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वो नहीं मैटर करता, लेकिन 10th में पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि आपका जो वहाँ पर सर्टिफिकेट चेक होगा क्लास 10th का होगा, तो 10th के मार्कशीट में आपके उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए। और उर्दू कैसा, बेसिक उर्दू या एडवांस उर्दू। एलिमेंट्री उर्दू वाले एलिजिबल नहीं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आओ ऑनर्स वाले के साथ चलते हैं कि ऑनर्स वालों के साथ क्या केस है। इसमें है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हो, तो आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर आपने ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट में किया है, तो आप उसी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो। जैसे आपने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स से किया है, तो आप मैथ के लिए अप्लाई करोगे। पहला आपका जो मेन टीचिंग सब्जेक्ट है मैथ होगा। अगर आपने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स से किया है, तो आप फिजिक्स के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपने बीए ऑनर्स साइंस की, बीए ऑनर्स हिस्ट्री किया है, तो आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई करोगे, मतलब पहला आपका पेडागोजी हिस्ट्री हो जाएगा। अगर आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया है, तो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करोगे। ये ऑनर्स वालों केस हो गया, ठीक है। सेकेंड, आपका एक और पैरा दिया हुआ है कि बी कॉम ऑनर्स अलोन आर नॉट एलिजिबल। अगर आप सिर्फ बी कॉम की हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब बी कॉम वाले एलिजिबल क्यों नहीं होते, देखो, बी कॉम वाले इसलिए एलिजिबल नहीं होते क्योंकि जो बी कॉम में जो भी पढ़ाया जाता है, आपका क्लास 12th में वो सब्जेक्ट नहीं होता है, सॉरी टीजीटी 9th-10th में वो सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप बैचलर करके आप टीजीटी के टीचर बनते हो, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनते हो। और टीजीटी बोलते हैं 9th-10th को, मतलब 6 to 10th बोला जाता है, 6 to 10th, लेकिन जनरली 9th-10th में लिया जाता है। और 9th-10th में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है जो कि कॉमर्स से रिलेटेड होता है, इसलिए बैचलर वाले, बीकॉम वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। तो अगर आपने बीकॉम किया है और साथ ही साथ एमकॉम किया है, तो आप एलिजिबल हो, तो ही आप एलिजिबल हो, ठीक। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं, अगर सिर्फ बीकॉम किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। और इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में आप, अगर आपने ऑनर्स किया तो कोई बात नहीं, ऑनर्स है तो आप हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपने अगर पास कोर्स किया हुआ है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हमने पास किया है हिंदी से, बीए पास हमने हिंदी से किया है, बीए पास हमने हिंदी से किया है, तो हिंदी हमारा तीनों सब्जेक्ट रहेगा और तीनों ईयर रहेगा। फर्स्ट ईयर में हमने हिस्ट्री ले लिया, सेकेंड ईयर में हमने जियोग्राफी ले लिया, थर्ड सेमेस्टर में हमने पॉलिटिकल साइंस ले लिया। तो इस केस में ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट विल अलॉट सेकेंड टीचिंग सब्जेक्ट टू ऑल एडमिटेड स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, तो अगर उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको 2 टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और जो दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट होगा उसको भी या तो 2 साल पढ़ा होना चाहिए या तो 4 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो। और जामिया जो है सिर्फ 17 स्कूल, मतलब 17 सब्जेक्ट को, 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट को ही कंसिडर करती है, जो कि हम आगे बात करने वाले कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं। तो ये तो हो गया आपका बीएड का, ये हो गया बीएड का।
अब आते हैं बीएड स्पेशल का। बीएड स्पेशल की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बीए, बीएससी, बीकॉम और इन इक्विवेलेंट डिग्री जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर हो, जितने भी ग्रेजुएशन लेवल पर डिग्री है वो सभी स्टूडेंट बीएड स्पेशल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, बीए सोशियोलॉजी कर लेते हैं, बीए साइकोलॉजी कर लेते हैं, तो बीए सोशियोलॉजी, बीए साइकोलॉजी वाले वो क्या एलिजिबल हैं, किसके लिए, बीएड स्पेशल के लिए एलिजिबल है। तो ये ऐसे कैंडिडेट बीएड स्पेशल के लिए एलिजिबल है, लेकिन वही है कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और बाकी और भी जो एडमिशन प्रोसीजर एज़ पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स जो होता है, नॉर्म्स उसके हिसाब से है। और इसका जो एग्ज़ाम है आपका 11 मई को होगा, 11 मई को होगा इसका एग्ज़ाम, और सेकेंड शिफ्ट में होगा, 2:30 से एग्ज़ाम होगा, 4 तक चलेगा। क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, 85 क्वेश्चन आएंगे। तो 85 होने की वजह से यहाँ पर आपको 1.5 घंटा दिया गया, 1:30 आपको दिया गया है, ठीक है। 1.5 घंटे का पेपर होगा, फिर 85 क्वेश्चन होंगे। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं बीएड नर्सरी। तो बीएड नर्सरी के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो इसमें है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ नॉट लेस देन, सेम वही है कि आपका, हाँ लेकिन ये है कि ओकेजनल स्टडी नहीं होना चाहिए, ओकेजनल स्टडी नहीं होना चाहिए। अगर ओकेजनल स्टडी है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो बीएड नर्सरी सिर्फ ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले अप्लाई नहीं करेंगे, 12th वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और देखिए यहाँ का जो एग्ज़ाम है, देखिए इन दोनों के एग्ज़ाम में कहीं भी आपको मल्टी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब जो इसका एग्ज़ाम होगा सिर्फ दिल्ली में होगा, जो बीएड स्पेशल का एग्ज़ाम दिल्ली में होगा, बीएड नर्सरी के एग्ज़ाम दिल्ली में होगा, क्योंकि यहाँ मल्टी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इन दोनों का एग्ज़ाम आपका दिल्ली में ही होगा। अब आइए खुद सर्च करते हैं डीएलएड, फिर उसके बारे में बता के फिर चलते हैं कौन कौन से लोग उर्दू मीडियम के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए आपका आ गया डीएलएड। अब डीएलएड के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं डीएलएड के लिए। तो पहले डीएलएड का पेपर 18 तारीख को होगा, 18 मई को होगा, और ये सिर्फ दिल्ली में ही होगा, 18 को होगा और सिर्फ दिल्ली में ही होगा, यहाँ पर आप देख लो। और फिर उसी हिसाब से फॉर्म भरना, उसी हिसाब से अपना सेंटर चूज़ करना, क्योंकि डेट आप देख लो कि कौन सा डेट किस पर, मतलब बीएड स्पेशल कब है, बीएड नर्सरी का कब है, बीएड जनरल बीएड कब है, डीएलएड कब है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चारों के चारों फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म देख लो, ऐसा ना हो कि एक पेपर हम दिल्ली में दे रहे हैं, अगर सपोज दैट आप बंगाल से बिलोंग करते हो तो पहला एक पेपर दिल्ली आ रहा हो, दूसरे के लिए बंगाल भाग रहे हो, अगर बिहार से बिलोंग करें तो एक के लिए दिल्ली, दूसरे के लिए बिहार भाग रहे हो। तो ये देख लेना कि कितने पास है, और कोई रिलेटिव आपका वहाँ है तो दिल्ली फॉर्म भरो, ज़्यादा बेहतर है, वही से एग्ज़ाम दो, सारे एग्ज़ाम उसी जगह हो जाएंगे। देखो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12th आपको होना चाहिए, और कोई ओकेजनल कोर्स नहीं होना चाहिए, किसी ओकेजनल कोर्स से आपने 12th नहीं किया हो, आपने नॉर्मल जो 12th होता है उससे आपने 12th किया हो, और नॉट लेस देन 50%, और 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। और जो आपका है बोला कि इन द बेस्ट 5 पेपर, तो जो भी 5 पेपर, कई कई 6 पढ़ाया जाता है, तो 6 को कंसिडर करते हैं, 6 में जो बेस्ट 5 होता है उसको लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इंडिविजुअल की बात नहीं कहा है, यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात नहीं कहा है, यहाँ पर बोला है कि जो 5 आपका सब्जेक्ट है उसको, उसका देखेंगे, उसका सम करेंगे और देखेंगे क्या उसका सम 50% से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 50% से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल, मतलब 50 या 50 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। Candidate can only apply against seat in the subject study +2 level. Please also see 6.2 पेज नंबर 45। तो आज डायरेक्ट चलते हैं पेज नंबर 45। वहाँ पेज नंबर 45 पर क्लियर लिखा हुआ है कौन कौन से लोग एलिजिबल है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कौन कौन से जो कैंडिडेट है वो उर्दू मीडियम के लिए अप्लाई कर सकते हो, उर्दू मीडियम से अप्लाई कर सकते हैं। अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एडमिशन अगेंस्ट उर्दू मीडियम सीट इन बीएड एंड डीएलएड। बीएड और डीएलएड में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन अगेंस्ट उर्दू मीडियम सीट शुड हैव पास्ड हाई स्कूल। या तो हाई स्कूल में पास हो, साफ साफ बोला है, या तो हाई स्कूल में उसने उर्दू पास किया हो, और हायर एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ उर्दू एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। या तो उसने हाई स्कूल में उर्दू की पढ़ा हो, या तो 12th में पढ़ा हो, या तो ग्रेजुएशन में पढ़ा हो एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। या तो 12th में उर्दू किया हो, या तो
ट्वेल्थ में किया हो या तो ग्रेजुएशन में किया हो एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, पहला हो गया। सेकेंड, कैंडिडेट हैविंग एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू क्लास 10th एंड एबव ऑफ द मदरसा रिकॉग्नाइज बाई, अगर किसी मदरसा से है तो वो सारे मदरसा जो कि जामिया से रिकॉग्नाइज होते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया, विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अगेंस्ट उर्दू मीडियम सीट। तो ऐसे मदरसा जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा एलिजिबल किए गए हैं, सिर्फ वही मदरसा वाले क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नीचे आपको दिख जाएगा कौन कौन से वो कोर्सेज़ हैं, मतलब कौन कौन से वो मदरसा है जो कि जिसको जामिया रिकॉग्नाइज करती है, जिसको जामिया सर्टिफिकेट दिए कि आपके यहाँ के बच्चे उर्दू सीट से लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, कैंडिडेट हैविंग पास एलिमेंट्री ईजी जनरल उर्दू, दोज प्रोसेसिंग उर्दू प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट अदर, मतलब कहने का मतलब है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट जिन्होंने इजी उर्दू पढ़ा हो, इजी उर्दू जिसे हम एलिमेंट्री बोलते हैं, जैसे ELE लिखा होगा, ELE उर्दू, सॉरी ELE आगे उर्दू लिखा होगा, तो अगर आपके सर्टिफिकेट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। या फिर जनरल उर्दू लिखा हुआ है, जनरल उर्दू लिखा हुआ है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। या तो एलिमेंट्री, इजी, जनरल, कुछ ऐसा लिखा हो, जनरल उर्दू, एलिमेंट्री उर्दू, इजी उर्दू, अगर आपके सर्टिफिकेट पर कुछ ऐसा, मतलब आपके 10th के, 12th के या फिर ग्रेजुएशन के मार्कशीट पर जनरल उर्दू, एलिमेंट्री उर्दू या फिर इजी उर्दू लिखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। और उसके साथ ही साथ अगर आपने कहीं से सर्टिफिकेट लिया है, अगर आपने कहीं से सर्टिफिकेट लिया है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि सर्टिफिकेट वाले एलिजिबल नहीं है, क्योंकि दोज प्रोसेसिंग उर्दू प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट अदर दैन रिकॉग्नाइज बोर्ड, जो जिसको जामिया रिकॉग्नाइज करी, सिर्फ वहीं से अगर आप उर्दू प्रोफिशिएंसी की सर्टिफिकेट लेंगे तो ही आप एलिजिबल हैं। तो देखो क्या क्या बोला है, अदर दैन जामिया यूनिवर्सिटी सच एज उर्दू एकेडमीज़, अगर आपने उर्दू एकेडमी से उर्दू के सर्टिफिकेट लिया है, या फिर जामिया उर्दू से उर्दू का सर्टिफिकेट लिया है, या फिर अलीगढ़ ETC, ऐसे जगह से अगर आपने लिया है तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। सिर्फ जामिया इन्हीं को रिकॉग्नाइज करती है, उर्दू एकेडमी से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो उर्दू एकेडमी से सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो जामिया उर्दू से होना चाहिए, या फिर अलीगढ़ उर्दू से, अलीगढ़ से सर्टिफिकेट उर्दू का मिला होना चाहिए। और ETC लिखा हुआ है, लास्ट में मैं बताऊंगा ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, मतलब ऐसे कौन कौन से मदरसा है जहाँ से आप सर्टिफिकेट लेके उर्दू के लिए अप्लाई कर सकते हो। विल नॉट बी कंसिडर एलिजिबल फॉर एडमिशन अगेंस्ट उर्दू मीडियम सीट, तो अगर आप इनके अलावा कहीं से ले रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो, इनके अलावा कहीं से ले रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उर्दू की। अब चलिए बात कर लेते हो कौन कौन से मदारिस है जिससे आप सर्टिफिकेट लेके उर्दू के लिए अप्लाई, मतलब उस सर्टिफिकेट वहाँ से अगर आप पास आउट हो तो आप उर्दू के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए लास्ट में आपको दिया हुआ है रिकॉग्नाइज कोर्सेस ऑफ अरबिक मदरसा मदारिस इंस्टीट्यूशन, तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। इतनी जो मदारिस है वो उसको जामिया रिकॉग्नाइज करती है, बाकी इसके अलावा अगर कहीं से आप डिग्री सर्टिफिकेट लिए हैं तो वो सर्टिफिकेट आपका काम नहीं आएगा, ठीक है। सीधा सीधा है, अगर आपके क्लास 12th में उर्दू है, 10th में उर्दू है तो अप्लाई कर दो, अदरवाइज छोड़ दो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आता है, बाद में बहुत प्रॉब्लम आता है। और ग्रेजुएशन, द ग्रेजुएट ऑफ द फॉलोइंग मदरसा हैविंग पास द एग्जामिनेशन इन इंग्लिश ऑफ सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया और एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड सेपरेटली मे बी एडमिटेड BA ऑनर्स फर्स्ट ईयर कोर्सेज, तो ऐसे जो लोग यहाँ से पास हैं वो डायरेक्ट BA में BA में एडमिशन ले सकते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इतने इंस्टीट्यूट है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट फॉर्म की बात करेंगे, कहाँ से लॉगिन करना है, कहाँ से कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।